हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आइए हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का जो सोशल साइंस का जो एक इकोनॉमिक चैप्टर है, इकोनॉमिक जो विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय आय। ठीक है ना। इस वीडियो में जितने सारे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, और अगर याद नहीं तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको इस लेसन से सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप लोग इस आईडी को यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं, वन बाय वन करके। यहाँ पे सवाल मैं पढ़ता हूँ और आप इसका जो आंसर बताते जाओगे। ठीक है ना। सबसे पहले सवाल यहाँ पे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई सवाल, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है और बहुत ही इजी सवाल है कि पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं। तो देखो, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ना? किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? प्रति व्यक्ति आय किस जिले की सबसे ज्यादा है? पटना के, गया या शिवहर या नालंदा? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बहुत क्वेश्चन जो टैली करते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, चूंकि लगभग मैच करता है। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो पटना जिला की सर्वाधिक सबसे ज्यादा है ना। पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। उस तरह से अगर आपको बोला जाए किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, राज्य के बारे में बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और अगर ये तो सबसे ज्यादा ना, मतलब एकदम हाई लेवल पे आता है। अगर लो लेवल पे देखा जाए सबसे कम है तो कौन है? बिहार है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और बिहार में पटना में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और शिवहर में सबसे कम है। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। देखो, राष्ट्रीय आय जो हम लोग सरकार जो राष्ट्रीय आय करती है, हर किसी भी देश में जो राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है? घरेलू उद्योगों की आय, यानी कि जो हाउस होल्ड जो इंडस्ट्री है उसका इनकम, और विदेशों से प्राप्त आय, जो विदेशों से आय इनकम होता है ना, उस दोनों को मिलाकर के ही राष्ट्रीय आय जो है आंकड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, भारत के गरीब राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल है? देखिए सवाल पूछा गया, भारत के गरीब राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है? तो उड़ीसा, बिहार, ये दोनों जो है गरीब राज्यों में शामिल है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ये भी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा और चैप्टर नंबर 2 में भी दिया हुआ कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा होती है उस देश को क्या बोलते हैं? विकसित देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित देश बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है विकसित हो गया है ना। जापान हो जाएगा, चीन हो जाएगा और ब्रिटेन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? विकसित देश हो जाएगा। ओके। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है। ओके, एग्जाम में पूछा भी गया, इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है ना, कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में। अच्छा, सवाल कभी घुमा के पूछता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? सबसे पहले मतलब भारत आजाद होने से पहले भी राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो क्या आपका आंसर होगा? दादा भाई नौरोजी ने। इस बात को ख्याल रखेंगे क्योंकि सवाल उल्टा भी करके पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान कब किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। आगे सवाल है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? क्या मतलब क्या है राष्ट्रीय आय का? सरकार की जो इनकम है उसको राष्ट्रीय आय बोलेंगे, या परिवार की इनकम को बोलेंगे, या सार्वजनिक जो उपक्रम है, जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, तो क्या उससे जो इनकम हो रहा है उसको बोलेंगे, या उत्पादन के साधनों की आय? तो देखो, इन चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादन के साधनों की आय। जिस चीज से उत्पादक के साधनों क्या, यानी कि वैसी मशीन, वैसा प्रोड्यूसर जिससे उत्पादन किया जा रहा है, जिससे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उससे जो इनकम हो रहा है उसी को बोलते हैं, वही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे, बिहार की आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? देखिए, बिहार के आय में सबसे ज्यादा योगदान औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको तो कृषि क्षेत्र ज्यादा दिखेगा, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो है आय में योगदान पहले था लेकिन अब नहीं है। अभी जो है बिहार के आय में जो है ना सबसे ज्यादा योगदान अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में है। ठीक है ना। अभी वर्तमान में सेवा क्षेत्र में बिहार जो है क्या बोलते हैं, योगदान ज्यादा दे रहा है। बिहार जो है कि क्या बोलते हैं, बिहार की आय भी नहीं, जो सबसे ज्यादा अगर योगदान दे रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा।
कृषि तो है ही है, कृषि प्रधान देश राज्य तो है ही बिहार, कृषि ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग यहाँ पे डिपेंड भी रहते हैं कृषि पे, लेकिन सेवा से ज़्यादा इनकम बिहार को मिलता है, सेवा से, ठीक है, सर्विस सेक्टर से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, परसेंट में यहाँ पे दिया हुआ कितनी परसेंट है, तो 41.4। ओके, ऑप्शन इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 41.4%, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला क्या। देखिए मैंने बताया था सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन हो जाएगा, वैशाली या शिवहर या सारण या पटना। तो शिवहर जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला होगा, और पटना जो है सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा बोले तो पटना होना है, और सबसे कम बोले तो शिवहर हो जाएगा। ओके, आगे, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लीची का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है, भारत में, नेपाल में, चीन में, रूस में। तो याद कीजिएगा चीन में जो है सबसे ज्यादा लीची होता है, और भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है लीची के लिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा होता है, भारत का राज्य अगर पूछा जाएगा, भारत का राज्य जहां लीची सबसे ज्यादा होता है, तो वो हो जाएगा बिहार, है ना। पूरे भारत का लगभग यहाँ पे 70% जो है बिहार में लीची की खेती होती है। और बिहार में पूछा है कौन सा जिला है, तो वो है मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर जो है सबसे ज्यादा वहाँ लीची होता है, शाही लीची के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, कंट्री का नाम दिया हुआ है, और बताना कौन सी कंट्री जहां जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमिक है, विकसित अर्थव्यवस्था है। नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, जहां ब्रिटेन जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था ब्रिटेन में है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब आप तो इसको बोले मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, भारत में भी है और यहाँ भी, नेपाल में भी, बांग्लादेश, श्रीलंका सब में मिश्रित ही चल रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। देखिए इसका फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CSO, है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ठीक है ना, 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल पढ़ते हैं, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो इस तरह से सवाल आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, है ना, भूगोल में भी ये सवाल देखने को मिलेगा, कि चूंकि कृषि वाला चैप्टर उसमें मिलेगा। तो बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, और 60% कृषि होता है बिहार में। लेकिन आबादी टोटल बिहार के आबादी का 80% आबादी जो है कृषि पे डिपेंड करता है। हालांकि लेकिन सबसे ज्यादा अगर इनकम में सबसे, लेकिन ज्यादा इनकम कृषि से नहीं बल्कि ज्यादा इनकम सर्विस से हो रहा है, ठीक है ना, सेवा से ज्यादा इनकम हो रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना, ए हो जाएगा बिल्कुल आंसर। अगर ये पूछा जाएगा सब कृषि के क्षेत्र, है ना, कृषि क्षेत्र कितना है बिहार में, तो 60% हो जाएगा। आगे है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई भारत को, है ना, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए थे, भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो शुरू कब हुई थी, 51, 50 में, 51 में, 52, 53 में, तो 1951 में। एक्चुअली 1949 में जो है एक समिति बनी थी, राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, और उन्होंने ही जो है 1951 में पहला रिपोर्ट दिया था, है ना, राष्ट्रीय आय गणना का रिपोर्ट दिया था 1951 में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की किस चीज का पता लग सकता है, वार्षिक आय का, यानी कि प्रति व्यक्ति अगर आय अच्छा है किसी भी देश का, तो उस देश का क्या वार्षिक आय का पता लगाया जा सकता है, या आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है, या घरेलू या विकास दर। तो याद कीजिएगा आर्थिक संपन्नता का, क्या आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है, मतलब उस देश का फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कितना है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ना, प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है जी। आगे सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब किसने लगाया था। ये सवाल मैंने बताया था, और देखिए सवाल इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है ना, सर्वप्रथम अनुमान जो लगाया था, किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला राष्ट्रीय आय वाला है, इसका डेट भी याद कीजिएगा और ये भी याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल देखिए, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। देखिए एक स्टेटमेंट दिया था, एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। किस अर्थशास्त्री ने कहा था, प्रोफेसर विंसोलो, मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, रैगनर नरकस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा
रैगनर नरकस ने, इन्होंने कहा था। आगे है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ है, किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1950 में, 1949 में, 1948 में, 1960 में। तो 1949 में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है। देखिए तीसा जगह का नाम है, वहां की आर्थिक मंदी की अवधि क्या है। ओके, तो ये डेट याद कीजिएगा 1929 से 33, ये इसका ईयर है, साल है 1929 से लेकर 33 तक जो है आर्थिक मंदी आई थी तीसा में। तीसा एक जगह का नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। उत्पादन जो करते हैं ना और आय गणना विधि जो करते हैं, जो इनकम हो तो उसको गणना करते हैं, तो एक सहज भी है, एक वैज्ञानिक तौर पे भी किया जाता है, एक व्यवहारिक तौर पे भी किया जाता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। उत्पादन जो सामान करते हैं और आय गणना होता है, उसका जो विधि होता है, जो तरीका है, एक सहज भी है, मतलब एक अच्छे तरीका भी है, और एक वैज्ञानिक तरीका भी इसको माना जाता है ना, और एक व्यवहारिक तरीका भी माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया। गरीबी के कुचक्र को किस, मतलब गरीबी के कुचक्र पर एक फॉर्मूला दिया, मतलब उसका परिभाषित किया, उसका डिफिनेशन बताया किसने, रैगनर नरकस ने, प्रोफेसर केन्स ने, फिशर ने, इनमें से कोई नहीं तो याद होगा रैगनर नरकस ने। ठीक है, याद कीजिएगा, इस सवाल ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। देखिए ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये एकदम टॉप लेवल वाला सब सवाल मैं बता रहा हूँ ये सब। ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसकी लिखी हुई है, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर जॉन्स, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी किताब में है, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है ना, उनकी लिखी हुई है, उनकी रचना है दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा भी गया एग्जाम में, एंड ये एनसीईआरटी के किताब में छपा हुआ वाला सवाल है। ठीक है ना, एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव में जो सवाल छपा हो ना, वो सवाल यहाँ पे। तो 25,494 2008-9 में जो है ना, 8-9 के अनुसार जो है भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है बताए गए थे 25,494 रुपया। आगे है कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। तो ये देखिए सवाल कैसा कैसा पूछा जा रहा है, बिहार से, बिहार का ही आंसर 3 तरह सवाल पूछा है। कौन सा सबसे पिछड़ा राज्य भी बोला तो बिहार हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बोला गया भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन सा राज्य है, तो बिहार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय जो गणना करती है ना, भारत में जो नेशनल इनकम जो उसके लिए जो क्या बोलते हैं, काउंटिंग जो करता है, जो गणना करता है, उसके जांच करता है, उसको पूरा क्या बोलते हैं, एक रिपोर्ट जो देता है ना, वो कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, या राष्ट्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन देता है, या नीति आयोग देता है। तो याद कीजिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन देता है। यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, और इस होमवर्क का आंसर कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय आय का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय आय का गठन कब हुआ था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ था, एंड नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ये सवाल आपको जवाब देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे कम, सबसे ज्यादा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे कम आय वाला राज्य कौन हो जाएगा, गोवा। गोवा तो सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, बिहार। तो आंसर क्या होगा, बिहार जो है सबसे कम राष्ट्रीय आय वाला जिला है, राज्य है, सॉरी। भारत का एक ऐसा राज्य जहां सबसे कम राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे राष्ट्र छूट गया, नेशनल इनकम होगा। आगे भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि भारत में अभी जो वर्तमान जनसंख्या है, जो आपकी किताब में छपी हुई, उसके हिसाब से बताया जा रहा कि जो भारत की जो जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5%, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है ना, सबसे ज़्यादा आबादी जो है कहाँ है, चाइना में है ना। चाइना में सबसे ज़्यादा आबादी रहते हैं, तो पहला नंबर पे चाइना है, और सेकंड नंबर पे हमारा भारत है ना, सेकंड नंबर पे 17.5%। अभी तो और बढ़ जाएगा आंकड़ा, अभी 2021 का तो आंकड़ा आया नहीं, ये सब 2011 का पुराना आंकड़ा है। ठीक है ना, अभी इधर आया नहीं, तो मेरे ख्याल से ये 20-21 भी जा सकता है, या तो 18-19 भी जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा। आगे तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था। यानी कि तीसा में जो 1929 और 1933 के बीच जो आर्थिक मंदी आया था, तो उसको उभरने के लिए
उसको ठीक करने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स ने, या माथलस ने, अमर्त्य सेन ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो प्रोफेसर केन्स ने जो है एक सुझाव दिया था, उन लोगों को सुझाव दिया कि कैसे आर्थिक मंदी से बाहर निकलना। जैसे कि अभी एक वर्तमान में एक देश है श्रीलंका, है ना, श्रीलंका में आर्थिक मंदी बड़ा ही खतरनाक हो चुका है, मतलब बहुत ही डाउन हो गया इकोनॉमिक वहाँ का बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया, सब सामान बहुत ही ज़्यादा कीमती बिकने लगा है ना। तो मतलब आर्थिक मंदी अभी चल रहा है श्रीलंका में, और भारत में भी तो चल रहा है लेकिन उतना नहीं है, नॉर्मल है। ओके, तो धीरे धीरे भारत भी सुधार लेगा, लेकिन श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया हुआ आर्थिक मंदी का। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? किसने लिखा अर्थशास्त्र? देखिए बहुत अच्छी किताब है, ये सवाल ही पूछा है, ये सवाल कि अर्थशास्त्र की रचना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर ने, चाणक्य ने? तो चाणक्य ने। ओके, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र जो है की रचना की, अर्थशास्त्र की रचना की चाणक्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, आपको मैंने बताया था कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, और जो है प्रोफेसर महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है इस राष्ट्रीय आय का जो है गठन किया गया था। ठीक है ना, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका जो है क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो याद कीजिएगा, इसी की अध्यक्षता में जो है इसको गठन किया गया था, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है रिपोर्ट लाया था 1951 में, सबसे पहले इन्होंने ही रिपोर्ट लाया था भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है ना, तो याद कीजिएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो फिर प्रोफेसर यहाँ पे टोटल जो है 32 क्वेश्चन यहाँ पे है इस चैप्टर से, बहुत ही काफ़ी है ना। आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, आप इसको जरूर पढ़ें, एंड एक बार किताब जरूर आप लोग पढ़ें अगर नहीं पढ़े तो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो लास्ट करते हैं, कैसे लगे आपको वीडियो नीचे कमेंट करना, एंड मैंने जो आपको सवाल दिया है, जो मैंने आपसे होमवर्क पूछा है, वो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। ओके, बाय।